एंगल बिटवीन लाइंस हम लोग देखने वाले हैं। उसमें क्या चीज होता है पहले समझते हैं, ठीक है। जैसे देखो, हमारे पास एक लाइन इस तरह से L1 एक लाइन है और एक L2 लाइन है। इसको मान लो L1 और इस वाले को बोलते हैं L2। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, सपोज दैट वो एंगल मेरा थीटा है, ठीक है। तो उस थीटा के रिगार्डिंग कॉस थीटा और साइन थीटा का क्या क्या फॉर्मूला बनता है, बस उसी को देखना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि L1 M1 N1 ये जो है डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे फर्स्ट लाइन L1 के, और L2 M2 N2 ये डायरेक्शन कोसाइन हो रहा है सेकेंड लाइन L2 का। तो उस केस में क्या है, या अगर उनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, बाई चांस वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, इंटरसेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ एंगल तो उनके बीच में बनेगा ही। अब एंगल बन रहा है थीटा, तो फिर हम यहाँ से दो फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं। एक कॉस थीटा के लिए, ये क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2, ठीक है। और साइन थीटा के केस में क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर में, यहाँ पर देखना ये सारा जो लिखा हुआ है ना डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है। M1 M2 N1 N2 इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर स्क्वायर कर देना है। फिर उसके बाद N1 N2 L1 L2 इसका डिटर्मिनेंट निकाल के स्क्वायर करोगे, प्लस L1 L2 M1 M2 डिटर्मिनेंट निकाल के स्क्वायर करना है, ठीक है। तो देखो याद रखना आसान है। cos थीटा वाला तो इजी है, L1 L2 M1 M2 N1 N2 बस जोड़ देंगे मल्टीप्लाई करके। और साइन के केस में इसको इसी फॉर्मेट में एक वे में याद रखना। पहले एन, फिर एन पे इंड हुआ था, एन से ही देखो स्टार्ट भी कर रहे हैं। फिर ये L1 पे एल पे चला गया, फिर यहाँ एल पे इंड हुआ, तो अगली बार में एल पे स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पर देखो लास्ट एंडिंग एम पर, ठीक है, यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर खत्म हो रहा है, ठीक। MN NL LM इस तरह से, ठीक। तो ये चीज को तुमको एज ए फॉर्मेट ही याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखना, इस पे कुछ स्पेशल रिजल्ट आएगा। फर्स्ट जो रिजल्ट आता है, अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 हो जाए, ठीक है, लाइन L1 जो है L2 के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फिर थीटा का एंगल कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। इट इम्प्लाइज दैट कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्पेशल रिजल्ट है कि अगर लाइन हमारे परपेंडिकुलर होंगे, तो ये वाला जो रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट और उनका सम जो है इक्वल टू 0 ही होगा। और अगर बाय चांस तुमको ये रिजल्ट मिल जाता है, तो ये भी समझ जाना कि ये डायरेक्ट इम्प्लाई कर रहा है कि L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। सेकेंड वाला जो रिजल्ट है, वो बेसिकली हमारा इसके हेल्प से आता है, साइन थीटा वाले पार्ट से, ठीक है। तो देखना इसको, अगर मान लेते हैं L1 इज पैरेलल टू L2 हो जाए, तो थीटा का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। अदरवाइज 0 डिग्री बनेगा, या फिर 180 डिग्री बनेगा। लाइन ऐसे ना होगा, अगर पैरेलल हुआ तो सेम इस तरह से जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम, या फिर एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो ये यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल। तो इस केस में यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है वो हमारा ये है, इसी को यूज कर सकते हो। कॉस 0 डिग्री बोले तो जी सॉरी 1 आता है, एंड कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू -1 आता है। तो फिर दोनों ही केसेस में हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 1। और दूसरा क्या हो सकता है, अगर 180 डिग्री बने तो फिर कुछ इस तरह से बनेगा, इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो देखो, अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो इनका टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 बनेगा। अगर पैरेलल हुआ तो फिर दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये टोटल सम 1 आएगा, अदरवाइज -1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड रिजल्ट जो हम लोग यूज करेंगे, थर्ड रिजल्ट में इसी पैरेललिज्म का यूज करेंगे। हम लोग को पता है कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो जो स्क्वायर हम निकाल रहे थे और ये डिटर्मिनेंट जो हम कर रहे थे, क्या था टोटल वैल्यू, एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
देखो, अगर हम साइन जीरो कर देते हैं तो कंप्लीट वैल्यू तो इधर जीरो हो जाएगा। इट मीन्स इस साइड में हमारे पास जीरो आ रहा है, और फिर यही वैल्यू को फिर यहाँ पर लिखो। तो फिर क्या आ जाएगा, m1 m2 n1 n2 होल स्क्वायर, फिर इसी तरह से n1 n2 L1 L2 का होल स्क्वायर प्लस L1 L2 M1 M2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज सोचो, तीनों अंडर रूट के अंदर में सब कुछ स्क्वायर है। अगर हम ये कह रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तीनों अगर टोटल सम, कभी भी ये चीज याद रखना कि अगर सारे स्क्वायर वैल्यूज का सम जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि फिक्स होगा कि एक्स का वैल्यू भी जीरो है, वाई का वैल्यू भी जीरो है, और जेड का वैल्यू भी जीरो है। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम बता पाएंगे कि एक एक डिटर्मिनेंट जो है वो एग्जैक्टली जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट बताना। नेक्स्ट हम लोग ये बताएंगे कि ये जो टोटल वैल्यू आएगा एक एक करके, फर्स्ट में हमारा ये पार्ट जीरो के इक्वल हो जाएगा। अगर ये जीरो के इक्वल हो रहा है, इट मीन डिटर्मिनेंट m1 m2 n1 n2 इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो देखना, m1 n2 n2 माइनस m2 n2 n1 इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, m1 n2 इक्वल टू m2 n1। दिस implies y m1 by m2 इक्वल्स टू n1 by n2। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन कोसाइंस तुम्हारे निकले हुए थे, उनका रेशियो अगर आपस में लेते हैं तो वो हमको सेम मिल रहा है। ठीक है, सिमिलर वे में सिमिलरली हम लोग ये भी देख पाओगे, सेकेंड वाले को जब यूज करेंगे तो उसमें n1 बाय n2 इक्वल टू L1 बाय L2 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये रिजल्ट सबसे काम का रिजल्ट है, हम लोग को इसको याद रखना है पैरेलल के केस में। इफ लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, देन यहां से सीधे सीधे बताना कि उनके डायरेक्शन कोसाइंस का जो रेशियो बनने वाला है वो सेम रहेगा, n1 बाय n2 इक्वल टू L1 बाय L2। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट हो गया, और इधर हमारा परपेंडिकुलर वाला एक रिजल्ट बनेगा। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका ज्यादा यूज होता है। ओके, और कई बार एमसीक्यू जो आएगा किसी भी एग्जाम में जाओगे तो एमसीक्यू तुमको अगर यहाँ से मिलता है तो वो थोड़ा सा हेल्प कर देगा ये इसके सॉल्व करने में। नेक्स्ट, अब यहाँ से देखो कि अगर मान लो डायरेक्शन कोसाइन की जगह तुमको डायरेक्शन रेशियो दे देता है। ठीक है, लेट A1 A2 सॉरी A1 B1 and C1 and A2 B2 and C2 are direction, एक सेकेंड, रेशियो, देन अच्छा डायरेक्शन रेशियो लेकिन किसका है ये तो बताना पड़ेगा ना, ऑफ लाइन L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली। तो फिर क्या होगा, अगर हम डायरेक्शन रेशियो रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते थे, DC ऑफ लाइन L1 हमारे पास जिस फॉर्मूला से ऐसे आ जाता था, A1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर। उसी तरह से नेक्स्ट B1 में भी यही काम करते थे, B1 रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। ठीक है, और C डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। ठीक,
तो ये इसका लाइन L1 का सेम इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L2 निकालना है, तो A2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, अगेन B2 अपॉन, इसी तरह से सेम यही काम करेंगे, और लास्ट में C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला के हिसाब से आता था। ठीक है, अब इसका यूज करके कैसे हमको कॉस थीटा लिखना होता है, देखो। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा, हम लोग क्या यूज करते थे, L1 L2 M1, सॉरी L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2। तो बेसिकली होगा क्या कि ये फर्स्ट वाला काम तुम्हारा L1 हो गया, ये L2 की तरह काम करे, ये M1 की तरह काम करेगा, और ये N1 की तरह काम करेगा। ठीक है, तो सभी वैल्यूज को बस उसके प्लेसेस पे तुमको पुट कर देना है। तो फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये हमारा cos थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह से जब हम साइन थीटा फाइंड करेंगे, तो उस केस में भी रिजल्ट लगभग सेम ही आता है। ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर में डिटर्मिनेंट ऑफ B1 B2 C1 C2 का होल स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ C1 C2 A1 A2 स्क्वायर, फिर अगेन A1 A2 B1 B2 का होल स्क्वायर, एंड कंप्लीट वैल्यू को डिवाइड हम लोग करेंगे A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। एक सेकेंड रुको रुको रुको, आई थिंक सेकेंड लास्ट वाला वैल्यू हम कुछ गड़बड़ लिख दिए हैं। ओ, एक मिनट, ये tan का वैल्यू लिखा गया है। एक मिनट, थोड़ा सा है ना से ये इसको ठीक कर लो। लास्ट में A1 A2 ये नहीं आएगा, एक्चुअल में वैल्यू कुछ ये आता है, रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, ये होगा एक्चुअल रिजल्ट। और जब साइन बाय कॉस, साइन निकल गया कॉस निकल गया, तो ऑब्वियस है कि टेन से कॉट भी निकाल लोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग का लगभग एक ही जैसा आ रहा है। फर्स्ट में क्या आ रहा है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, बस डिवाइड में हम इसके स्क्वायर रूट वाला ले आ रहे हैं। और साइन के केस में भी ऐसा ही कुछ बन रहा है, ऊपर में सिमिलर जैसे पहले निकल रहा था डायरेक्शन कोसाइन के केस में, बस नीचे में डिवाइड में ये स्क्वायर रूट का टर्म आ गया। ठीक है, अब इसमें भी ध्यान रखना कि पैरेललिज्म एंड अगर परपेंडिकुलर का केस रहे तो फिर क्या होगा। केस 1, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो फिर उसमें से सिंपली A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। और सेकंड केस में अगर L1 इज पैरेलल टू L2 हो जाए, तो हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी हाँ, ये जो डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो रहेगा वो सेम होता है। ठीक है, बस ये दो रिजल्ट ध्यान रखेंगे अगर हमारा डायरेक्शन रेशियो गिवन है, और कोसाइंस मिला हुआ है तो भी सेम यही फॉर्मेट रहेगा। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, मेरे पास एक एक पॉइंट ए दिया हुआ है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला एक लाइन बन गया ए बी। और सेम इसी तरह से सी और डी, दो पॉइंट अलग अलग दिए गए हैं, दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला एक लाइन बन गया सी डी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुमको ये दिखाना है कि जो मेरा ए बी लाइन है,
दिस ए बी लाइन इज परपेंडिकुलर टू सी डी लाइन। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना काम करते हैं, ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, सी डी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, और फिर वो जो परपेंडिकुलरिटी वाला कंडीशन है उसको एक बार चेक करके देखते हैं कि वो होल्ड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ से पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। ए के लिए हमारे पास पॉइंट्स आ रहे थे 1 - 1, 1 - 1 एंड 2। बी के लिए हमारे पास पॉइंट आएगा 3, 4 एंड -2। सी के लिए दिया गया है 0, 3, 2। एंड डी के लिए हमारे पास पॉइंट आ रहा है 3, 5, 6। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तुमको फाइंड करना पड़ेगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन। ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट हमारे पास आएगा 3 - 1, उसके बाद 4 - -1 -2 इट मीन्स इसको अगर कंप्लीट सॉल्व करके देखें तो हम लोग को मिलेगा डायरेक्शन रेशियो 2, दूसरा 5 और तीसरा -4। ठीक है, फिर उसी तरह से तुमको डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी लाइन निकालना है। तो सी डी में कैसा आएगा, 3 - 0, 5 - 3, और फिर इधर से 6 - 2 आ रहा है। कंप्लीट सॉल्व करो तो 3, 2 और 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ए बी लाइन सी डी लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसमें ये कंडीशन यूज हो जाएगा। अभी वाला देखो, लाइन L1 L2 अगर परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट और इनका टोटल सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। यहाँ पर देखो, सिंस 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस -4 × 4, इसका टोटल प्रोडक्ट चेक करके देखो, ये 6 आएगा, यहाँ 10 हो गया, और यहाँ पर से, अच्छा एक मिनट, कहीं पर कुछ फॉल्ट हो रहा है क्या, होना तो चाहिए सही सही। अच्छा ठीक है, ये हो गया -16। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितना आया, 16 - 16 = 0। तो फिर ये बता सकते हैं कि दस ए बी लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस सी डी लाइन। प्रूफ हो गया। बस इस तरह से हम लोगों को यूज करना था उस कंडीशन को। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर द लाइन थ्रू द पॉइंट सी एंड डी। मीन्स अभी भी कंडीशन यहाँ पर एक चीज दे दिया है कि जो मेरा ए बी लाइन है ये परपेंडिकुलर है सी डी लाइन के। ठीक है, परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन वहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो बस उस कंडीशन को यूज करके हमको इस पी पॉइंट को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करना कि ए बी और सी डी दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो तैयार कर लो। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या डायरेक्शन रेशियो आ रहा है हमारा। ए पॉइंट जो है वो दिया हुआ था 4, 1, 2। 4, 1, 2। और जो बी पॉइंट है वो हमारे पास कितना दिया है, 5P0। फिर इसी तरह से सी पॉइंट के बारे में दिया हुआ था 2, 1, 1।
ठीक है। और जो डी पॉइंट है उसमें दिया हुआ है 33 - 1। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर यूज करते हैं इसको। ब्लॉक कैसे हो गया सब चीज। देखो सबसे पहला काम क्या करना कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन हम लोग बनाते हैं। ठीक है। डी आर ऑफ दिस ए बी लाइन क्या क्या आएगा। 5 - 4 P - 1 0 - 2। सॉल्व करके लिख लो इसको। 1 P - 1 हो जाएगा और फिर वहां से आ रहा है -2। ठीक है। फिर उसी तरह से डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी लाइन। तो सी डी में क्या आएगा 3 - 2 3 - 1 - 1 - 1। इट मीन्स 1 2 - 2। ठीक है। अगला काम क्या रहेगा। हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी लाइन परपेंडिकुलर है सी डी लाइन के तो फिर डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट और उनका सम रहेगा वो जीरो से इक्वल हो जीरो से इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले तो ये पार्ट को कॉपी कर लो। एक डायरेक्शन रेशियो हो गया। फिर उसी तरह से दूसरा डायरेक्शन रेशियो हमारा ये आ रहा है। नेक्स्ट नाउ 1 × 1 +2 × P - 1 +-2 × -2 करेंगे। सॉल्व करो तो यहाँ से बन रहा है 2P - 2 और यहाँ 4 = 0। टोटल कितना आ जाएगा ये 5 - 2 +2P = 0। इट इम्प्लाइज P = -3/2। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है हम लोग को। लॉग कैसे होगा। ये नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि शो कर रहा है जो लाइन सेगमेंट ए बी है एंड इट इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सी डी। ठीक है। तो बेसिकली हमको करना कुछ नहीं है। ए बी का हम डायरेक्शन रेशियो पहले फाइंड कर लेते हैं क्या आएगा। 4 - 1 3 5 - 2 3 7 - 3 इट्स 4। ठीक है। एंड सिमिलर वे में सी डी का डायरेक्शन रेशियो एक बार चेक करो। 2 - 4 that is 6 9 - 3 6 2 - 6 that is 8। ठीक है।
अब एक बार तुमको ये चेक करना है कि ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो है, क्या वो सी डी के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो बेसिकली बिल्कुल सही होगा। इसको सिंपल तरीके से वैसे देख सकते हो कि 3/6 करें, यानी कि फर्स्ट वाला इसी के साथ 3 और 6 का रेशियो लेंगे, हाफ आएगा। सेकेंड में इस 3 और इस वाले 6 का रेशियो लेके देखो, फिर से हाफ आ रहा है। लास्ट 4 एंड दिस 8, 4/8, दिस इज इक्वल टू हाफ। जब इस तरह का रेशियो सेम आ जाए तो उस केस में हम कहें कि ये लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल हो जाए। ठीक है, कौन साइड का भी सिचुएशन बिल्कुल इसी तरीके का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सॉल्व करो। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में सेम इसी तरह से बोला गया था कि लाइंस जो हैं वो ए बी वाला लाइन सी डी वाले लाइन के पैरेलल है, तो हमको सेम वही काम करना है, ए बी और सी डी का जो डायरेक्शन रेशियो निकाल करके उसको चेक करना होता है। ठीक है, तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहा है, Q-7 हो जाएगा, और उधर से -2 माइनस पी कर सकते हैं, फिर उसे 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। सिमिलर वे में सी डी का डायरेक्शन रेशियो चेक करो, -6 - 2, दैट सी डी के केस में यहाँ पर आ रहा है -8, फिर -15 -3, दैट इज -12 हो जाएगा, और 11 - 5 6 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को अगला काम क्या करना था, ये अगर पैरेलल है तो ऑब्वियस है कि हर इंडिविजुअल का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहने वाला है। मींस Q-7 डिवाइडेड बाय -8, दिस इज इक्वल टू -2 माइनस पी डिवाइडेड बाय -12, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3/6। तो 3/6 किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 के। तो एक एक टर्म को तुम 1/2 के इक्वेट कर दो। फर्स्ट अगर मान लेते हैं Q-7 डिवाइडेड बाय -8, दिस इज इक्वल्स टू हाफ करें, तो यहां से हम लोगों को Q का वैल्यू Q-7 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -4, एंड देन Q इक्वल टू 7 - 4 इक्वल्स टू 3। तो Q का वैल्यू कितना आ रहा है, 3। सेम यही काम तुमको अब सेकंड वाले में करना है, P को फाइंड करने के लिए। तो देखो माइनस कॉमन कर दें तो 2 + P डिवाइडेड बाय 12, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली यहां से हम लोग को मिलेगा 2 + P इक्वल्स टू 6, देन दिस P इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया, P का वैल्यू 4 और Q का वैल्यू 3। ठीक, तो ये दोनों हमारे आंसर्स बनेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो आपस में कोलिनियर हैं, ये चीज तुमको शो करना है। तो कोलिनियरिटी को दिखाने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमको बेसिकली करना क्या है, ये तीनों जो 3 टपल फॉर्मेट में है, बस इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो। 2 3 4 -1 -2 एंड 1, एंड लास्ट में 5 8 7 आएगा। बस ये डिटर्मिनेंट निकाल के तुमको देखना है कि क्या ये जीरो के इक्वल हो रहा है। अगर जीरो के इक्वल हुआ तो इट मीन्स वो कोलिनियर हो जाएगा। इसके पीछे एक थ्योरी है, लेकिन वो थ्योरी में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कंप्लीट मैट्रिक्स का यूज हो जाता है। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसा टर्म्स है जो कि तुम लोग अभी हो सकता है ना भी समझो, तो सिर्फ अभी ध्यान रखना कि जब भी 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे A B C, कोलिनियरिटी चेक करना है, उन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख करके डिटर्मिनेंट निकालना है। जीरो के इक्वल हो गया तो इट मीन्स कोलिनियर। फाइंड करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। देखो क्या क्या पॉइंट था, पॉइंट्स हमको बताना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में ए कितना दिया गया है, टू 2। 3 4 ठीक है, बी पॉइंट, -1 -2 1 ठीक है, एंड सी पॉइंट। 5 8 7। ओके, देखो डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट में लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, तो वो कैसा आ जाएगा,
2 3 4 -1 -2 1 और 5 8 7। सबसे पहले 2 को आउट किए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो बचेगा क्या, -2 1 8 एंड 7। बीच में माइनस का साइन देना, फिर 3 को चूज करो, 3 चूज करेंगे तो अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दो तो यहाँ से बचेगा -1 एंड 5 1 एंड 7। अगेन 4 को प्लस देंगे, फिर 4 को चूज करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, -1 -2 5 एंड 8। अब इस 2 by 2 वाला मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है इसको सॉल्व करते हैं। -2 × 7 दैट इज -14, 8 × 1 -8। फिर इसी तरह से 7 × -1 -7 -5 प्लस -8 +10। ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लो इसको। 2 × -22, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 × 7 × 5 दैट इज 12 +4 × 2 हो गया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से आ रहा है -44 36 8। सॉल्व करोगे तो कंप्लीटली वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, -14 +14 = 0। ठीक है, तो इस तरह से ये कोलिनियर हो जाएगा। हेंस ABC आर कोलिनियर। ठीक है, अगला चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, 10 नंबर क्वेश्चन देखो बना के, सेम इसी पर बेस्ड है, डिटर्मिनेंट 0 से इक्वेट कर रहा है। और जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी वही बात बोला गया है कि अगर कोलिनियर है ये तीनों पॉइंट्स तो हमको पी का वैल्यू फाइंड करना है। उन तीनों पॉइंट्स को फिर उसी फॉर्मेट पे रखेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल के 0 से इक्वेट कर देना, तो वहां से कुछ इक्वेशन बना होगा और उसी से पी का वैल्यू भी आ जाए। ठीक है।